हेलो स्टूडेंट्स। तो यार काफ़ी टाइम से ना हमारे बच्चे भी जब फिजिक्स के लिए कुछ पढ़ते हैं या कुछ करते तो बहुत एक क्वेश्चन पूछा करते थे कि सर यार ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं बनते सर, एमसीक्यूज नहीं बनते, न्यूमेरिकल नहीं बनते सर, आईवीटी नहीं बनते, इंटीजर वैल्यू टाइप क्वेश्चंस, पता नहीं चलता सर क्या हो रहा है। कंसेप्ट समझ में आता है, आप क्लास में पढ़ाते हो समझ में आता है, पर सर एग्जाम टाइम में बैठते हैं ना सर, माइंड ब्लैंक होता है सर, क्लियर ही नहीं होता कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली सर। ओके, तो यार ये जो क्वेश्चन था ना हमारे दिमाग में भी था कि यार इसका हम आपको आंसर करें। ओके, हमारे वे में, प्रोग्रामेटिक्स वे में। ओके, तो हम लोगों ने एक छोटा सा काइंड ऑफ टेक्निक हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। अब देखो यार, ये टेक्निक हो सकता है आपको लगे कि यार सर पता है यार, और पता है ये, मतलब कुछ आप नया बताओ सर। ओके, पर यार वाई दिस टेक्निक, ओके, इसका आंसर हम लोग बताएंगे कि कोई कोई चीज़ें ऐसी है ना वो रीइंफोर्स करनी बहुत ज़रूरी है एट द सेम टाइम। ओके, ये टेक्निक को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो तो 100% आपका न्यूमेरिकल एंड एमसीक्यू सॉल्विंग में, आपका स्कोर फिजिक्स में एट द सेम टाइम, है ना, जो भी चीज़ आपकी अभी लैक कर रही है ना उसमें इंप्रूवमेंट आए। ओके, ये चीज़ देखना है। ओके, कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट लाइन पे। तो जनता जवाब चाहती है, इट्स अ बर्निंग क्वेश्चन कि सर कैसे सॉल्व करें फिजिक्स के न्यूमेरिकल। तो आपके सामने ये रहे स्टेप्स। नाउ मैं हर स्टेप्स को थोड़ा एलाबोरेट करूंगा और जस्ट फॉर फन, है ना, मस्ती के लिए हमने ब्रैकेट में कुछ कुछ चीजें ऐसी लिखी है, हो सकता है जब मैं स्टेप बोल रहा हूँ ना तो बैक ऑफ माइंड में ही चल रही है। ओके, देखते हैं मैं क्या बताने की ट्राई कर रहा हूँ। तो देखो, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तुरंत ही दिमाग में आएगा सर आर यू सीरियस, मतलब सर मस्ती वैसे नहीं कर रहे हो ना। आपको क्या लग रहा है कि सर क्वेश्चन जब आता है तो हम क्या करते हैं? ओके, मस्ती करते हैं, आजू बाजू देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, ओके, या आंख बंद करके ऐसे राम नाम करते हैं कि सर क्वेश्चन आ जाए। ऑब्वियसली सर क्वेश्चन ही रीड करेंगे ना। अरे भाई, जब आप क्वेश्चन रीड करो ना तो क्वेश्चन को रीड नहीं करना, साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप भूल जाते हो, क्वेश्चन को समझना भी है, उसकी लैंग्वेज को समझना है। और ये तब हो सकता है जब आपके पास टेक्स्ट बुक रीडिंग की आदत हो। तो रीड द क्वेश्चन फर्स्ट के पीछे भावार्थ बहुत ज्यादा है कि टेक्स्ट बुक रीडिंग आपकी इंप्रूव करो। जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो फर्स्ट गो में तो क्या आप क्वेश्चन को समझ सक रहे हो साथ में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपका फर्स्ट स्टेप होगा। जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो ना, वो टाइम पे आपको कौन कौन सी चीजें मिलती जा रही है वो नोट डाउन करो, वो आपका सेकंड स्टेप होगा। दैट इज आइडेंटिफाई द गिवन डेटा। दिमाग में आएगा सर स्कूल, आप स्कूल टाइम पे लेके जाना चाह रहे हो हम लोग को। ओके, मतलब क्या सोच रहे हो सर? ओके, तो यार देखो, स्कूल की भी कोई कोई चीजें बहुत अच्छी थी, आपका बचपन फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड द सेकंड पार्ट इज कि यार स्कूल टाइम में कोई कोई चीजें जो बताते हैं, जो स्टेप्स बता रहे हैं, ओके, कि यार आप जब ये क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो गिवन डेटा लिखा करो। ओके, बस यार ये चीज है ना, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो राइट डाउन द गिवन डेटा, जो भी आपको लगता है। अब गिवन डेटा के बाद थर्ड स्टेप आता है रीड द क्वेश्चन अगेन। मजाक बंद करो सर, स्टॉप किडिंग। क्या चल रहा है ये? पहले भी क्वेश्चन रीड करो, वापस भी क्वेश्चन रीड करो, अब तो गिवन डेटा भी मिला। अरे भाई, इस बार इसके लिए रीड करो क्योंकि हो सकता है देयर आर सम हिडन इंफॉर्मेशन जो आपसे छूट गई हो। सेकेंड रीडिंग इज दिस वाई और दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए यू हैव टू आइडेंटिफाई द हिडन इंफॉर्मेशन इन द सेकेंड। कई बार है ना फर्स्ट गो में नहीं मिलती क्योंकि घाई घाई रहती है ना। ओके, रीड करते जा रहे हैं तो समझ में नहीं आता कि वो हिडन इंफॉर्मेशन क्या थी। हो सकता है आपको दिमाग में लग रहा हो कि सर हम क्या मिस्ट्री विस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं क्या? भाई फिजिक्स तो है ही अपने आप में मिस्ट्री, पजल ही है भाई। ओके, उसको सॉल्व करना है। तो जब आपको हिडन इंफॉर्मेशन ढूंढनी है तो हिडन इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? पार्टिकल इज एट रेस्ट, मतलब इसमें बहुत सारी चीज होगी। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हो सकता है द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है। ओके, यार ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत सारी है जो आप कई बार फर्स्ट गो में मिस कर जाते हो और उसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, सो ये है अबाउट द हिडन इंफॉर्मेशन। अब जैसे ही आपको ये पहले 4 स्टेप हो गए तो 5वां स्टेप है कि फ्रॉम द क्वेश्चन यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज टू बी फाइंड आउट। सर आर यू जोकिंग? मतलब
अब वो तो मुझे पता चलेगा है ना सर कि क्या फाइंड आउट करना है। नहीं, यू विल एग्री विथ मी, समटाइम्स यू डोंट नो कि क्या फाइंड आउट करना है, वो भी आपको नहीं समझता। पूछा है कि ये स्पेसिफिक व्हील कितना रिवॉल्यूशंस करेगा इन अ मिनट और कितने रिवॉल्यूशंस कर रहा है पर मिनट। तो यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि सर फ्रीक्वेंसी पूछा है दैट इज एफ, के एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है दैट इज ओमेगा। सच बताओ, कंफ्यूज होते या नहीं होते? देयर आर टाइम्स जब पता नहीं चलता, क्योंकि हमें पता नहीं है कि सर इसकी यूनिट्स क्या है या क्या चीज पूछ रहे हैं। तो यार आपको वो भी आइडेंटिफाई करना है, और वो कब हो सकता है? जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो और आपको पता हो कि यार अगर ये यूनिट पूछा है तो ये यूनिट किसका था, सर ने क्लास में किसका बताया था, या नोट्स में क्या लिखा है। ये आपका फिफ्थ स्टेप होगा। द नेक्स्ट स्टेप इज ड्रॉ द डायग्राम इफ नेसेसरी। सर हम पेंटर नहीं है सर, इंटरमीडिएट एलिमेंट्री नहीं, डायग्राम क्यों बन, अरे भाई बनाओ। मैं तो बोलूंगा कि इफ पॉसिबल बनाऊं ही बनाओ। डायग्राम से जितना क्वेश्चन समझता है ना, उतना क्वेश्चन आपको वहां से रिटर्न इंफॉर्मेशन से नहीं समझता। यार ये सबको पता है ना आज, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस कि विजुअल जो चीजें हमें बेटर वे में समझती हैं। क्यों हम मूवीज देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं? क्योंकि हम उसको इजीली हम उसके साथ कोरिलेट कर पाते हैं ना, सिंपल। तो डायग्राम बनाओ, वहां पे इंफॉर्मेशन डायरेक्टली बताओ। तो ये जो पहले 4-5 स्टेप आप कर रहे हो ना, वो डायग्राम के साथ उसके अंदर भी आप कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। जबरदस्ती का मत बनाइए। और मैंने देखा है कोई कोई बच्चे डायग्राम बनाने बैठते हैं तो ऐसे ही लगता है कि यार मुझे तो बस यार साथ में जेडब्ल्यू पेपर 1 के साथ पेपर 2 भी दे देना है। मैं नाटा भी कर लेता हूँ ना सर, आर्किटेक्ट भी बन जाता हूँ, जेडब्ल्यू पेपर 2 बी आर का पेपर। अरे भाई डायग्राम आपका फास्ट, ओके इतना टाइम नहीं है। मैं एंड में आऊंगा तब आप बोलने ही वाले होगे सर ये क्या, मतलब इतने स्टेप कितने टाइम लिए। ओके तो डायग्राम शुड बी वेरी फास्ट। जो पेन यूज करो वो पेन से बनाओ, ओके उसके लिए अलग से पेंसिल मत लो, स्केल मत लो। हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम नहीं दे रहे, आप दोगे फ्यूचर में, ओके सो उसके लिए आप टाइम वेस्ट मत करना। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, नाउ फ्रॉम द गिवन व्हाट टू फाइंड एंड द डायग्राम। ये 3 चीज आपके पास है। राइट डाउन ऑल द रिलेटेड फॉर्मूला। सर ऑल मस्ती वस्ती चल रही है सर, सारे फॉर्मूला? अरे भाई सारे रिलेटेड। अगेन रीड दिस स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट है ना भाई। रिलेटेड मतलब रिलेटेड, रिलेटेड का मतलब क्या है बच्चा, कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है उससे क्या लगता है, कौन सा, ओके कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। कई बार है ना 2 फॉर्मूला होता है, कई बार 3 फॉर्मूला होता है, ओके जो आपको सेटिस्फाई करे, लिख दो। क्योंकि कई बार क्या होता है आप माइंड में सोचते हो, पर आप जब लिखते हो ना तब आपको 2 में से पता चलेगा यार दोनों में से दूसरा वाला यूज करना पड़ेगा, पहला नहीं चलेगा। क्योंकि पहला में और एक इंफॉर्मेशन चाहिए जो अभी नहीं गिवन है इन द क्वेश्चन, इसीलिए लिखो। उसके बाद आता है ऑब्वियसली विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अप्लाई द फॉर्मूला विच इज रिक्वायर्ड हियर। अब आपने 2 फॉर्मूला लिखे, 3 फॉर्मूला लिखे, उसमें से अप्लाई कर दो। अब आप बोलोगे सर बहुत इजी होता है, यही तो हम दिक्कत करते हैं ना, यही तो प्रॉब्लम आता है सर। आपके लिए इजी है सर, आपने पढ़ा है इतनी बार तो रट तो गया ही होगा, ओके अब सेम चीज आप 6 साल पढ़ाओगे तो ऑब्वियसली आपको आएगी आएगी। हम भी 6 साल पढ़ेंगे तो आप हमें भी आने वाली, उसमें क्या नया तीर मारा। आपकी बात गलत नहीं है, ओके पर मुझे बात बताओ, अगर आपका ही जितने लेवल का प्रिपेयर करके आपका जितना टाइम मिल रहा है आपको 1.5 साल 2 साल, दूसरे बच्चे भी वहां पे प्रिपेयर करके वो अपना रैंक लाते हैं जेडब्ल्यू में, नीट में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो यार फर्क क्या है? यही डिफरेंस है कि आप जो मेहनत कर रहे हो और वो जो मेहनत कर रहे हैं उसमें सिस्टमेटिक वे ऑफ प्लानिंग एंड द स्टडिंग इज मिसिंग। दिस इज काइंड ऑफ सिस्टमेटिक स्टडिंग। जब आप फॉर्मूला लिख रहे हो ना तो दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में चलाते जाना है कि यार ये गिवन डेटा है, ये गिवन डेटा है, इसमें से पहला फॉर्मूला यूज करना बेटर होगा, दूसरा फॉर्मूला नहीं होगा, या दूसरा यूज करना बेटर होगा, ओके ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, इसलिए मैंने बोला ये ऐसा नहीं है कि अभी किया तो डायरेक्ट एग्जाम में यूज करोगे ना, इट विल रिक्वायर 1 month ऑफ प्रैक्टिस।
एटलीस्ट। ओके, तो अप्लाई द फॉर्मूला विच इज रिक्वायर्ड। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जहां पे मैंने देखा है कि यहाँ तक फिर भी बहुत सारे बच्चे अच्छा करते हैं। मैंने देखा यार, इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं हमारे यार, मस्त वाले, वो पहले वाले स्टेप सब अच्छा करते हैं, ये स्टेप में सबसे ज्यादा गलती करते हैं, सबसे निग्लेक्टेड स्टेप। इसमें मैंने देखा है कि टॉपर भी गलती करता है, मैं भी खुद करता था, तो मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाह रहा कि मैं टॉपर था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू इम्प्लाई कि यार मैं सेम यहाँ पे मिस्टेक करता था, मेरी सबसे ज्यादा मिस्टेक यहाँ पे होती थी। और मुझे घर पे भी है ना बोलते ही थे कि बेटा तू बहुत सिली मिस्टेक करता है कैलकुलेशंस में। सुना है, कन्वर्ट करना भूल जाते हैं सर, सेंटीमीटर टू मीटर सर, इतना बोला है ना सर ने, फिर भी मिलीमीटर टू मीटर, माइक्रोमीटर टू मीटर, माइक्रो कुलम टू मीटर कुलम एंड सो। सर भूल जाते हैं सर, भूल ही जाते हैं। मत करो, मत करो। आप बोलोगे सर थैंक यू सर, थैंक यू, काफी जल्दी याद दिलाया सर, पहले ही कर देते, पहले कर रहे हो तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। यही चीज मैं हर बार हमारे स्टूडेंट को बोलता हूँ कि जब आप गिवन डेटा लिखते हो ना, तब कन्वर्ट कर दो, वो सबसे अच्छी टेक्निक है। हाँ, उसमें भी टाइम अगर सेव करना है, अगर सारे यूनिट सीजीएस में है तो मत कन्वर्ट करो, अगर सारे यूनिट सीजीएस में मत कन्वर्ट करो, पर 2 सीजीएस में है, 2 एसआई में है तो ऑब्वियसली कन्वर्ट करो। क्यों? पहला चैप्टर यूनिट से मेजरमेंट सिखाया जाता है, और अगर आपने नहीं सीखा तो सीखो, इंपॉर्टेंट है। यूनिट कन्वर्जन आने ही चाहिए, ये स्टेज पे तो सबको आने चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जो सबसे निग्लेक्टेड स्टेप है बच्चों का। सिली मिस्टेक्स मत करो, अपने कैलकुलेशन को इम्प्रूव करो, ओके, प्रैक्टिस करो, ओके, कि कितना जल्दी आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट ये सब निकाल सकते हो, ये स्टेप पे इम्प्रूव करो। एंड द फाइनल स्टेप, whatever answer you have found out, check whether it is making a sense or not. दिमाग में आएगा सर आपने जो सब ज्ञान दिया ना वो ही सेंस नहीं बना रहा, आप क्या बोल रहे हो। अरे भाई, कई बार होता ऐसा है कि आप आंसर लाते हो, एक एग्जांपल देता हूँ, ओके, आपको स्मॉल जी फाइंड करना, ठीक है, आपको स्मॉल जी फाइंड करना, एक वैल्यू फाइंड करना था कोई स्पेसिफिक हाइट पे या डेप्थ पे, और आपका आंसर कुछ तो 6400 आ रहा है। यार आपको भी पता है कि जो आंसर आया आप वहां पे वो चीज को, क्योंकि अब तो आजकल न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप आपको आंसर फेड करना है, तो आप ऐसा तो नहीं, तो आंसर जो आएगा उसको सोचना पड़ेगा। और ये लोग है ना बहुत स्मार्ट है, जो एग्जाम लेने वाले हैं वो बहुत स्मार्ट है। वो क्या करते हैं पता है, 2 ऐसे आंसर रखते हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि यार हो सकता है ये भी हो और आपका आएगा भी गलत, पर अगर आप उसके बारे में सोचोगे क्या क्या आंसर ये पॉसिबल हो सकता है क्या आपका आंसर निकलने के बाद, तब आपको फाइनली ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा। एक कॉमन सेंस आपको यूज करना है कि यार हाँ ये तो नहीं हो सकता, मेरा आंसर है तो कुछ तो गड़बड़ करिए, तो आपको वापस वो स्टेप्स पे जाना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर ये सारे स्टेप्स अगर मैं फॉलो करूं तो आप ये चाह रहे हो ना कि 1 घंटे का मतलब फिजिक्स में दे रहा हूं तो मैं 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, मतलब आप यही चाह रहे हो, मतलब मैं 2 क्वेश्चन करेक्ट तो करूं, मुझे 8 मार्क तो मिले, पर मतलब बाकी कुछ मिले ही नहीं। इसीलिए मैंने पता है बीच में बोला कि डायरेक्टली ये चीज आप एग्जाम में यूज कर रहे हो ना तो कोई फायदा नहीं है, ये आपको घर पे यूज करनी है और इसकी एवरी सिंगल डे प्रैक्टिस करनी है। यार अगर जीतू भैया ने भी बोला था ना कोटा फैक्ट्री में कि 21 दिन कोई हैबिट को है ना अपने जीवन में लाने के लिए लगता है, तो यार इसको भी आपको एटलीस्ट 21 डेज 1 मंथ देना पड़ेगा। एंड यार घर पे कभी भी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो ना तो डू नॉट मेक अ हैबिट कि आप उसको आराम से सॉल्व कर रहे हो। हाँ, ये जब क्वेश्चन सॉल्व करो न्यूमेरिकल में तो एक सेपरेट टाइम निकालो, पहले 2-3 एमसीक्यू देखो ये स्टेप में सॉल्व करने में, और फिर आपको एवरी सिंगल डे एमसीक्यू की प्रैक्टिस टाइम बाउंड में करनी है। आपकी गलती क्या होती है, घर पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे पर विदाउट के टाइम नहीं चल रहा, आराम से हंसते खेलते चिप्स खा रहे हो, वो कर रहे हो। आप जब एग्जाम लिखते हो तब आपके पास टाइम का प्रेशर होता है, जब तक वो टाइम का प्रेशर आपके दिमाग में कांस्टेंट हैमर नहीं करता हो तब तक आप अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं कर सकते।
फॉलो दिस स्टेप्स एंड देन चेक क्या आपका स्कोर इंप्रूव हुआ। अब तुरंत क्वेश्चन दिमाग में आएगा, सर ज्ञान दे दिया, ज्ञान तो सर सुनने में अच्छा लगता है, इम्प्लीमेंट करवाओ ना सर तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो, इसीलिए मुझे पता ही था, इसलिए मैं है ना आपके सामने 2 क्वेश्चन लाया। और मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था वो था ग्रेविटेशन इन अ नटशेल। तो अगर आपने ग्रेविटेशन रिवाइज करा है ना तो आपको ऑलमोस्ट पता होगा फॉर्मूला वगैरह, तो आपको फायदा होगा। तो मैं 2 क्वेश्चन ग्रेविटेशन के ही लाया हूँ, एक क्वेश्चन JEE का, एक क्वेश्चन नीट का है। ओके, मैं क्वेश्चन के आंसर नहीं देने वाला बच्चा, बट मैं वो क्वेश्चन में हमने जो स्टेप्स डिस्कस करे ना, वो स्टेप्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना ना वो बताऊंगा, ठीक है। और देखो कि क्या ये सब में आप बना सकते हो या कर सकते हो क्या। ओके, तो चलो लेट्स गो टू दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट स्टेप रीड करो। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ द मास m and radius a is surrounded by uniform concentric spherical shell of the thickness 2a and 2m. The gravitational field at distance 3a from the center will be. सर समझा नहीं समझा, पर थोड़ा थोड़ा जो समझा वो पता चला है। सॉलिड स्फीयर है, तो आपने बोला था जो मिलते जाए लिखते जाना, तो सॉलिड स्फीयर है, इसका मास m है, रेडियस a है। ओके, एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयरिकल शेल है, तो शेल दिया है, शेल मतलब हॉलो होता है। सर थिकनेस 2a दिया है। अच्छा सर, ये दूसरी बार मैं काइंड ऑफ रीड कर रहा हूँ ना, तो एक ये पता चला, मैं गलती कर देता, मैं रेडियस ले लेता इसको सर, ये थिकनेस है। सर अच्छा हुआ, थैंक यू। ओके, और मास 2m है। ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है। ओके, तो अब ये आपके पास हो गया। फाइंड क्या करना है, तो आपको फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फील्ड E एट डिस्टेंस 3a फ्रॉम सेंटर O। मैंने सेंटर O लिया। सर आपने बोला था डायग्राम बना सकते हो, बना दो यार, तो बनाओ यार मस्त वाला डायग्राम। तो ये बनाया आपने डायग्राम, ये आपका सॉलिड स्फीयर है और उसके बाहर हॉलो स्फीयर है। ओके, सो डायग्राम बना लो। भावना पे जाना बेटा, मेरे ड्राइंग पे मत जाना। ओके, बाय द वे मेरा ड्राइंग अच्छा है, इस पे नहीं होता। ओके, आजकल नया नया सिखाऊं। ओके, तो देखो ये आपका रेडियस दिया है a। ओके, और ये आपका थिकनेस जो है वो है 2a। समझ में आया? और आपको एट अ डिस्टेंस 3a फाइंड करना है। तो अब आप सेंटर से डिस्टेंस 3a लोगे ना बेटा, तो आप एग्री कर रहे हो, आप टेक्निकली स्पीकिंग कहाँ पे रहोगे? ऑन द सरफेस ऑफ क्या? शेल। समझा कि नहीं समझा? समझाना। ओके, अब ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है तो दिमाग में आएगा, सर यहाँ पे तो 2 शेल है, मतलब 2 स्फीयर है, एक है हॉलो, दूसरा है सॉलिड। ये जो पॉइंट है सर, ओके, तो आपने है ना क्लास में बोला था कि 3 फॉर्मूला है सर, हॉलो के और सॉलिड के, तो मैं तीनों लिख दूं? लिख दे भाई, लिख दे। पर अगर तुझे यहां से, जब मैं डिस्कस कर रहा हूं तब तुझे समझ गया है कि ये पॉइंट स्फीयरिकल शेल के ऊपर है और सॉलिड के बाहर है, तो डोंट यू थिंक यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला हियर? ये था फॉर्मूला फिल्टरिंग। लिखे बिना, ऑब्वियसली लिखे बिना तुमने क्या किया? फॉर्मूला को फिल्टर किया। तो क्या फॉर्मूला था? अगर मैं बाहर हूं तो gm/r² और ऑन द सरफेस हूं तो gm/R², वेयर द r इज द रेडियस। ऑब्वियसली अगर मैं दोनों चीज को ऐड करूं तब जाके मुझे आंसर मिलेगा। ऑब्वियसली ये 4 में से कौन सा है वो आपको फाइंड करना है, वो तो मैं नहीं बताने वाला, बट कुछ समझा? वो स्टेप्स को ही मैं फॉलो कर रहा हूं, पर अब क्योंकि प्रैक्टिस है ना, तो वो स्टेप्स अपने आप सॉल्व हो रहे हैं, अपने आप दिमाग में आते जा रहे हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन था। अगर आप देख पा रहे हो कि ये क्वेश्चन JEE मेन 2019 का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट 9 अप्रैल का। ओके, और अब आप, जब हमने इसको साथ में सॉल्व किया तो आपको भी लगा होगा कि सर ये तो क्वेश्चन इजी था सर, इसमें इतना कुछ खतरनाक चीज तो नहीं थी सर। ओके, तो वही चीज को अब और एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं।
A particle of mass m is kept at rest at a height 3r from the surface of the earth, where r is the radius of the earth, mass m of the earth. The minimum speed with which it should be projected so that it does not return back is, oh, NEET, Karnataka NEET 2013. सर रिटर्न नहीं आ रहा है सर, थोड़ा बहुत आइडिया लगा पर वापस नहीं। रीड करना भाई, इसीलिए बोलता हूँ दूसरी बार भी रीड कर। पहली बार इतने फास्ट रीड कब हो सकता है, जब तेरी रीडिंग प्रैक्टिस होगी, तो दूसरी बार रीड कर। पार्टिकल ऑफ मास कहाँ रखा है भाई, डायग्राम ड्रॉ कर, बहुत अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन में तो डायग्राम में ड्रॉ। ये अर्थ से कोई हाइट पे रखा है। सर ये जो हाइट दिया है वो सरफेस से है, हाँ भाई, हिडन इंफॉर्मेशन। ये 3r जो है वो सरफेस से है, सेंटर से नहीं है, गलती मत करियो। सेंटर से एक्चुअली हाइट 4r हो जाएगा, यही तो गलती करेंगे हम। ओके अच्छा सर रेस्ट पे रखा है सर, ओहो सर ये भी अच्छी चीज थी ना, पार्टिकल मास m को हमने एट रेस्ट रखा है, ये भी इंफॉर्मेशन आपकी हिडन थी। जब आप दूसरी बार रीड करते ना तब समझ में आता है, एट रेस्ट। द मिनिमम स्पीड विथ विच इट शुड बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट डज नॉट रिटर्न बैक। सर आपने बोला है ना, और तुरंत दिमाग, अरे सर ये तो मतलब वापिस नहीं आ रहा, मतलब तो रिटर्न बैक नहीं हो रहा, मतलब मुझे एस्केप होना है ना। सर एस्केप का तो फॉर्मूला पता है, √2gm/r है ना, √2gm/r। तो सर वो तो करूंगा, बट उससे आंसर मिलेगा मुझे तो नहीं लग रहा। पर भाई जब तू r डालेगा ना, वो r कौन सा r होता था, r + h ना, क्या होता था, r + h। तो जब तू h डालेगा तब जाके तुझे पता चलेगा, और h तेरा क्या होता था यहाँ पे 3r। और अगर हम नोटिस करेंगे तो दो क्वेश्चन, मतलब दो ऑप्शन में कैपिटल जी है और दो में स्मॉल जी है। तो यार यहाँ पे भी वो लोग ने बहुत अच्छा खेला है। दो आंसर में आपको क्या करना पड़ेगा कि स्मॉल जी को gm/r² रख के सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। मतलब आप कैपिटल gm को क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, gr²। तो अगर ये दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दो, इनके साथ सॉल्व करते हो और आपको आंसर नहीं आता, तो आपके पास डी और सी बचेगा, फिर आपको वहां से सॉल्व करना है। और यहाँ जो जी है वो उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है, अगेन इट इज द ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, नॉट एट अ हाइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो यार ये छोटी छोटी चीजें हैं। फिजिक्स का हर क्वेश्चन इंफॉर्मेशन से भरा होता है। अगर आप वो इंफॉर्मेशन को करेक्ट वे में एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तभी आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल या कोई भी एमसीक्यू को सॉल्व कर पाओगे। आई एम नॉट सेइंग कि इससे फिजिक्स के हर एमसीक्यू बनेंगे, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा टेक्निक लगानी पड़ेगी, लाइक अप्लाइंग द कंसेप्ट टू द अदर कंसेप्ट और द अदर चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। तभी हम उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे। हाउ टू अटेम्प्ट द एडवांस क्वेश्चंस, जो अलग से होते हैं। पर एक चीज पक्का है, ये टेक्निक आपको मेंस एंड नीट में 100% आपको इफेक्ट देगी, आपके लिए आपका स्कोर इंप्रूव कर देगी। ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, इम्प्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो। प्लीज यार इस चीज को इग्नोर मत करो। बोर होगा, आपको लगेगा गिव अप करना है, पर गिव अप मत करो। ओके, फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट जहाँ पे आपको बहुत पीछे मेहनत करना पड़ता है, पर एक बार ये जब रिवॉर्ड देना चालू करेगा ना, तब आपको जेन्युइनली लगेगा कि यार सर ये क्या सब्जेक्ट बना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना यार, तो 100% इसको लाइक करना, 100% इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। हम क्यों चाहते हैं इसको आप शेयर करो? हम चाहते हैं क्या कि हमारे YouTube चैनल का प्रमोशन हो, ऐसा कुछ हमारा इंटेंशन है क्या? हर एक किसी का भी ये दिमाग में होता ही है कि सर ये सब बनाते हैं किसके लिए बनाते हैं, कि ताकि प्रमोशन हो। ऑब्वियसली एक चीज बैक ऑफ द माइंड में कोई भी फैकल्टी का या कोई भी चैनल का, कोई भी क्लासेस का होता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम क्या चाहते हैं?
हम ये चाहते हैं कि अगर आपको लगे कि यार ये चीज़ से जेन्युइनली किसी का अच्छा हो रहा है, जेन्युइनली यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है ना, तो आप शेयर करो। अगर आपको लगे कि नहीं, मतलब मुझे नहीं लगा, देन इट्स परफेक्टली फाइन। पर आपके हाथ में वो डिसीजन है कि आप क्या एक अच्छा, अगर आप में कुछ इंप्रूवमेंट आए तो क्या आप वो चीज़ को आपके फ्रेंड्स को भी पास करके उनमें इंप्रूवमेंट ला सकते हो क्या। एंड आप एग्जाम तभी क्लियर कर पाते हो जब आप साथ में मिलके पढ़ाई करते हो, ग्रुप स्टडी करते हो और उसमें एक साथ इंप्रूवमेंट आते हो। ओके, सो दैट्स इट यार, हम ऐसे वीडियो और लेके आने वाले हैं। ओके, ग्रेविटेशन इन अ नटशेल आया था, अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन अ नटशेल। ओके, इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, तो हम उसको ब्रेक डाउन करके लेके आएंगे। ओके, एंड हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको ऐसे वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें अगर लानी है तो। ओके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट जो भी बच्चे 12th स्टैंडर्ड के अगर दे रहे हैं तो JEE 2021, ओके, उसके डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट। ओके, एंड वी विल मीट यू सून। थैंक यू सो वेरी मच।